हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को दीपों के त्योहार दीपावली की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने दीपों के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से कामना करते हुए कहा है कि ये उत्सव सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और प्रदेश सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहते हुए भारत के मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरता रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से निवेदन करते हुए कहा है कि सभी मिलजुल कर प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं। साथ ही उन्होंने कामना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेशवासी भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलें और जीवन की सच्ची शांति और समृद्धि को पालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपायुक्तों से संवाद कर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सघन टीकाकरण अभियान के तहत हर घर तक दस्तक देकर राज्यों के 100% वैक्सीनेशन को सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों और उपायुक्तों से संवाद कर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत कर जिले में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना का अब तनावपूर्ण माहौल नहीं है, इसमें जितना ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतना ही राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को त्योहारी सीजन में वैक्सीनेशन की रफ्तार को कम नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार करना अपने आप में विश्वास पैदा करता है। नूंह जिले में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को साथ लेकर जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसमें धर्म गुरुओं के साथ साथ मौलवी और राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल भी किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों संस्थाओं की टीम बनाकर जनता के बीच भेजी जाए जो जागरूकता फैलाने का काम करें। इसके साथ साथ कोरोना जागरूकता को लेकर ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की भी मदद ली जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए खंड, जिला और राज्य स्तर पर टीमों का गठन करें। इनमें से जो भी टीम ज्यादा वैक्सीनेशन करे उनके नाम राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर घोषित किए जाएं। इससे इन टीमों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि नूंह जिले में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ धर्मगुरुओं को वेबिनार के माध्यम से जोड़कर गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ साथ नूंह जिले के 2 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इस जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा रही है। स्पेशल वैक्सीनेशन वैन गांव-गांव जाकर टीकाकरण कर रही है। इसके अतिरिक्त मेगा वैक्सीनेशन कैंप और राशन की दुकानों पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में जिस तरह से लोगों को शिक्षित करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया, उसी तर्ज पर विशेष प्रयास कर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएंगे। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से दिए गए निर्देशों की अनुपालना कर जिले को कोरोना मुक्त किया जाएगा। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने फरीदाबाद के लोगों को सौगात देते हुए सिविल अस्पताल फरीदाबाद में 200 बेड्स के मातृ एवं शिशु अस्पताल को मंजूरी दी। पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, पलवल के सिविल अस्पतालों में भी MCH ब्लॉक्स स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में NHM कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन दिया जाएगा, जो NHM कर्मियों के लिए दीपावली का तोहफा है।
जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन मिलेगा, जिससे एनएचएम के 11,476 अनुबंधित कर्मियों को 535.22 करोड़ रुपए का लाभ होगा, जिसके तहत 5 साल से कम सेवा वाले 2,151 कर्मियों को 84.74 करोड़ रुपए और 5 साल से ज्यादा सेवा वाले 6,220 कर्मियों को 296.73 करोड़ रुपए और 10 साल से ज्यादा सेवा वाले 3,105 कर्मियों को 153.74 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इन कर्मियों में 1,600 रुपए ग्रेड पे से लेकर 5,400 रुपए ग्रेड पे के कर्मचारी शामिल हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि दिवाली मनाते वक्त हम सबको कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दोबारा कोरोना की लहर ना आ जाए, उसके लिए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पटाखों पर रोक लगाई है, हमें रोक का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी और बताया कि दिवाली पर्व पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दीपावली हम मनाने जा रहे हैं, खुशियों का त्योहार है। हम मनाएं, लेकिन कोरोना का नियमों की पालना करते हुए दिवाली को मनाएं, क्योंकि कोरोना कम हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और दोबारा कोई लहर ना आ जाए, उसके लिए हमें एहतियात बरतना जरूरी है। कुछ जिलों में पटाखों पर रोक लगाई गई है, तो लोगों को वहां पर इस नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। पूरी तरह से सारे हरियाणा में हमने कह दिया, हमारे जो दमकल विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह से सतर्क रहेंगे, परंतु लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के कई जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए 1,232 पदों की भी मंजूरी दी गई है। अनिल विज ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और जब से राज्य में डायल 112 की शुरुआत हुई है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए फील्ड में तैनात हैं। लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को लगता है कि पुलिस हर पल उनके साथ है, इससे क्राइम पर भी बहुत नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इन पुलिस चौकियों की स्थापना से लोगों को और बेहतर पुलिस सेवा प्रदान होगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस कार्यकाल में अंबाला छावनी की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन 7 सालों में कई सौ करोड़ रुपए के विकास कार्य अंबाला छावनी में हुए हैं और चल भी रहे हैं, जो पूरे देश में अंबाला छावनी को नई पहचान भी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें प्रदेश का एक समान विकास किया गया और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया। इसी कड़ी में अंबाला छावनी का भी नक्शा बदल दिया गया और इतना ही नहीं, 7 सालों के दौरान विकास का पहिया तेजी से लगातार आगे बढ़ता गया, जो आज भी बरकरार है। बीजेपी की मनोहर सरकार ने अंबाला छावनी को कई 100 करोड़ों की सौगातें दी है, जिसके तहत बीते 7 सालों के दौरान अंबाला छावनी में फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, शहीद स्मारक, नेताजी सुभाष पार्क, बैंक स्क्वायर जैसे कई 100 करोड़ों की लागत से बने हुए प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिनमें से कुछ का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना काल जैसी कई चुनौतियों के बावजूद
बीजेपी सरकार ने विकास के कई बड़े आयाम स्थापित किए हैं, लोगों की भलाई की कई योजनाएं भी बनाई हैं। सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई गई है और भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। इस सब के बावजूद इन 7 सालों में सरकार ने विकास के कई आयाम छुए हैं। लोगों की भलाई की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, नौकरियों की दुकानों पर ताला लगाया है, तबादलों की मंडियां लगनी बंद की हैं। तो बहुत कुछ किया है सरकार ने। वहीं अंबाला छावनी में रहने वाले वासियों ने भी माना है कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने 7 साल के कार्यकाल में जमकर विकास कार्य किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ भी की है। 7 साल के अंदर अंबाला का नक्शा बदल दिया गया माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने। जैसे कि बात करें, अगर मैं अपने बाज़ार की बात करूं, कि सदर बाज़ार की मंत्री जी का सपना था कि इस बाज़ार को सिंगापुर की तर्ज पे बनाने का, और मंत्री जी ने हमारे को इस चीज़ के लिए बजट पास कराया गया और सिंगापुर की तर्ज पे ये काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। इनफैक्ट दिवाली के चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज ये काम शुरू हो जाता। और अगर हम मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करें तो हमारे लोगों को, अंबाला के लोगों को अंबाला सिटी जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। अब सारी व्यवस्था यहाँ पर है, किसी को कोई टाइम नहीं लगता, 2 मिनट के अंदर काम सारे अंबाला वासियों का काम हो जाता है। तो 7 साल के अंदर तो मैंने ह्यूज जिसे कहते हैं एम्पल वर्क देखा है जो मंत्री गृह अनिल विज जी ने करवाया अंबाला के अंदर। बदलाव की तो कोई सीमा और लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग अंबाला में रह रहे हैं और पिछले क्योंकि बचपन यहीं से गुजारा है, तो अब जब से भाई साहब मंत्री बने तब से हमने देखा कि यहाँ का कायाकल्प हो गई है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी गिनती भी हम लोग खुद कई बार भूल जाते हैं। सबसे मेन जो है हमारा जो सिविल हॉस्पिटल जो है, उसको देख के आज मतलब कोई भी ऐसा वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं जो वहाँ काम नहीं कर रहा है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे वो डायलिसिस के लिए है, चाहे वो ट्रांसप्लांट कुछ है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गायनी के लिए। तो क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि वहाँ पे क्या होता था। और अब वो कैंसर हॉस्पिटल भी हमारा तकरीबन तैयार है, तो पूरे नॉर्थ एरिया के लिए भाई साहब ने मतलब हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करा दी, मिनी PGI की तरह वो काम कर रहा है। उसके अलावा दूसरा जो भाई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था सुभाष पार्क, आज वो बन के खड़ा है और अब बाहर के लोग अंबाला में आके उसको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कहाँ पहले अंबाला के लोग बाहर जाके कुछ देखने जाते थे, आज चंडीगढ़ से, पंचकुला से, बाहर से लोग हमारे पार्क को देखने आ रहे हैं। और कभी वहाँ पे एक डिक्की हुआ करती थी। तो भाई साहब की तरफ से मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसका गिनना शुरू करें तो कोई, तो हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने इतने सारे काम कर दिए कि लोग उनको कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। अंबाला कैंट में शहीदों के नाम पे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो अंबाला कैंट से शुरू हुई थी, उसकी याद में जो विज साहब ने एक यादगार बनाई है, वो ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जो है पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। लोगों को आके अंबाला का ही इतिहास नहीं, हरियाणा का भी, भारत का भी इतिहास देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमारा जो मशहूर स्टेडियम है, जिसके अंदर फुटबॉल का वो स्टेडियम है, हम बचपन में देखते थे, बहुत शौक़ था, लेकिन धीरे धीरे वो शौक़ ख़त्म होता गया और उसकी दुर्दशा होती रही। अब हमारे जो मंत्री जी हैं, उन्होंने वर्ल्ड स्तर का जो है स्टेडियम बनाया, जिसके अंदर जो है सारे विश्व की टीमें, देश की टीमें तो आ ही करेंगी, विश्व की टीमें भी आने की संभावना है। अंबाला छावनी में कई 100 करोड़ों की लागत से बने ये प्रोजेक्ट्स आज देश भर में अंबाला छावनी को अलग पहचान दिला रहे हैं और हरियाणा की बीजेपी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की गवाही दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 सेक्टरों में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के कार्य का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार में पर्ची और खर्ची बंद हो चुकी है और अब युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। दिवाली के मौके पर कैबिनेट मंत्री
मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 सेक्टर्स में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सेक्टर 62 आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई जा रही 178 स्ट्रीट लाइट्स के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा करीब 110 नए पोल्स भी यहां लगाए जाएंगे और विधानसभा के सभी सेक्टर्स में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सेक्टर्स की सड़कों के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। 62 का जो 64 का जो सारा अपने जो लाइट का जो LED लाइट की जो करी है, ये सारे पोल लाइट सारी चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर के डिवाइडर रोड पर है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उनमें भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है, उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है, उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का काम करें। कि लोगों को रात के 12 बजे किसी को आने जाने में परेशानी है। अगर कोई बस स्टैंड से चलेगा, रेलवे से चलेगा, तो आदमी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं। लाइट रहेगी तो अंधेरे से लाइट रहती है, उससे समस्या खत्म होती है। सेक्टर 65 की सड़क है, सेक्टर 2 और 65 की है। जल्दी आने वाली सड़क सेक्टर 65 की, दोनों की, और बाकी जो सेक्टर सब सड़कों को जल्दी बनाने का काम। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उपस्थित सेक्टर वासियों को संबोधित किया। कहा कि 2014 से पहले बल्लभगढ़ काफी पिछड़ा हुआ था। बल्लभगढ़ की जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाया है। तभी से उन्होंने बल्लभगढ़ के विकास को लेकर जनता से किए गए वादे पूरे करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ के विकास के लिए उनके निवेदन पर सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया और उसी का परिणाम है कि बल्लभगढ़ में अंग्रेजों के जमाने से बने हुए पुराने स्कूल्स को भव्य इमारतों में बदलकर शहर के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए बेहतरीन माहौल दिया गया है। करीब 150 किलोमीटर की RMC सड़कें बनवाई गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए कॉलेजेस की सौगात भी दी गई। वहीं मूलचंद शर्मा ने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि वो सेक्टर्स में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बल्लभगढ़ में खारे पानी की सप्लाई हुआ करती थी और बीजेपी की सरकार में रेनी वेल परियोजना के तहत अब लोगों को मीठा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पर्ची और खर्ची बंद हो चुकी है। फरीदाबाद और पलवल इलाके के साथ साथ पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर ही बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जनता टीवी के लिए बल्लभगढ़ से अमित चौधरी की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में, हालांकि थोड़ा पहले की बात है, जब आपको बता दें कि यूपीएससी के चयनित युवाओं समेत IIT JEE एडवांस में सुपर 100 से चुने गए 28 युवाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारी दी। मेरे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह है। सर, ये सुपर 100 एक शुरुआत इस तरह की हुई कि आपने जिस तरह से बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं जिनमें हुनर है और हुनर को तलाशने का आप लोगों ने, आपके महकमे ने काम शुरू किया और अब ये सुपर 100 के तौर पर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने है, प्रदेश के लोगों के सामने है। आप क्या मानते हैं सर कि इस तरीके से जो आपने ये शुरुआत की है, इससे जो बहुत गरीब युवा है और टैलेंट है वो उनको आगे आने का एक मंच दिया गया है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से? इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। आपके बिहार में सुपर 30 के नाम से एक प्रोग्राम चालू होता था। उसी तर्ज पर हमने ये देखा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें हुनर है, कौशल है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। साधन संपन्न नहीं है लेकिन हुनर है, उसमें कौशल है, उसमें टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए तो ये बच्चे भी आगे निकल सकते हैं। मैं इसी संदर्भ में एक अपना व्यक्तिगत
अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। 2010 में मेरा बेटा IIT का जो है ना उसमें उसका चयन हुआ और उसने रुड़की में अपना जो है ना ये बीटेक की परीक्षा वहाँ पे उन्होंने उत्तीर्ण की। सही मायने में अगर मैं देखूं तो पिछली बार CM साहब के सामने भी ये मैंने बात कही थी, पिछली बार जब 23 बच्चे IIT में गए, सरकारी स्कूलों से संबंध रखने वाले बच्चे जो आगे बढ़ के निकल के आ रहे हैं, तो निसंदेह 2010 में जो मेरे बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ था उसमें जितना हर्ष मुझे था उससे कई गुना पिछली बार हुआ और इस बार उसमें और वृद्धि हुई कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से संबंध रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अभिभावक होने के नाते मैं उनके बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे जिनके पास साधन संपन्न नहीं है लेकिन टैलेंट में किसी से कम नहीं है, तो ये जो सोच है उसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ये सोच हमारे सामने जो रखी है कि इन्हें किसी वजह से ये कमी महसूस ना हो कि इनके पास पैसा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसी सोच को आगे लेके हमने जो हर्ष मुझे 2010 में हुआ उसमें कहीं ज़्यादा हर्ष आज और वो पिछले साल मुझे ये महसूस हुआ कि किस तरह से हमारे ज़रूरतमंद बच्चों को अगर उनको थोड़ा सा भी हौसला दिया जाए तो वो आसमान की बुलंदियों तक छू सकते हैं, कामयाबी के सफ़र जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस 2 सालों में जिस तरह से हमें रिजल्ट मिले हैं इनमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और नीट का भी परिणाम आने वाला है और उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, स्कूल शिक्षा विभाग में आप काफ़ी समय से जो है वो काम कर रहे हैं, आपकी लगातार रुचि इसमें इस तरह से भी नज़र आती है चूँकि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था ये सुपर 100 का चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, 23 बच्चे उस बार जो वो चयन हुए थे। उस वक्त एक और आपने जो वो चर्चा की थी कि ये सुपर 100 जो एक संस्थान हम चला रहे हैं, एक जगह पे चला रहे हैं, इसका थोड़ा दायरा और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विचार जो है वो आपने करने का फैसला किया था। उस पे आप आगे बढ़ रहे हैं सर कि सुपर 100 के एक जो संस्थान जहां है उसी तरह से अलग अलग जगह पे हो? जी, इस बारे में मैं आपको ये बता दूं और हमारे दर्शकों को भी ये इस बात की जानकारी मिल जाए कि पहले हम 2 जगह पे ये हमारे संस्थान चलाते थे। एक विकल्प फाउंडेशन जो नवीन मिश्रा जी हैं वो खुद IIT दिल्ली से पढ़े हैं, वो उसका संचालन करते हैं, वो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं क्योंकि ये संस्थान वहाँ से चल रहा है। एक पंचकुला में एस ट्यूटोरियल और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके समन्वय और सहयोग से हम पंचकुला में चला रहे हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने इस सारे कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए और बच्चों ने जिस तरह से हौसला अफजाई करते वक्त उनके सामने मांग रखी कि इनका थोड़ा सा विस्तार किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये हमें आदेश दिए कि इस 2 को बढ़ा के 4 संस्थान किए जाएं। तो हमने करनाल में और हिसार में 2 संस्थान और चालू कर दिए हैं। अभी फिलहाल हम 4 जगह से हम इन बच्चों को कोचिंग देते हैं, तो एक ये विस्तार हुआ। और अभी इसमें एक चीज़ जो हरियाणा से संबंधित बात ये है कि ये जो बच्चे हरियाणा से हैं, तो अभी तक हरियाणा का नाम इस बात से जाना जाता था कि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के जवान बहुत आगे हैं और धीरे धीरे उसमें और वृद्धि हुई कि हमारे यहाँ के पहलवान का मतलब ये हुआ कि क्रीड़ा से संबंधित तमाम जो विधाएं हैं उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं तो पहलवान की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे करके जय जवान जय किसान के साथ में पहलवान को जोड़ा और अब हमारी चौथी जो बात हम जुड़ रहे हैं कि हमारा का यहाँ जो नौजवान है, जो शिक्षित है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का भी आगे से इस तरह का अनुसरण करने के लिए उनके सामने भी एक उदाहरण पेश करेगा। तो हमारे नौजवान जो शिक्षित हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके हुनर को और ज़्यादा तराश के आगे लेकर जाए, तो हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, तो ये चौथी बात भी इसमें जुड़ जाए और उसमें शिक्षा के महत्व को समझने वाले जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे उनके पीयर्स हैं, उन सब लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है और शिक्षा में अहमियत होने के बावजूद हमारी ये बात ऊपर उभर कर आ रही है कि हमें धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा के प्रति और प्रेरित करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसमें भी इन सब बातों को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि जो बातें 2030 तक देश के दूसरे प्रदेशों में होंगी, वो उन सब चीज़ों को हम मूर्त रूप से हरियाणा की धरती में 2025 तक
हर हालत में उसे इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि जय जवान जय किसान के साथ जैसे पहलवान का नाम जुड़ा, अब हमारे शिक्षित नौजवान भी उसमें शामिल होंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, चाहे IITs की बात हो, चाहे नीट की परीक्षा से आने वाले समय में जो हमारे एम्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे जाएं और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भी नाम उसमें रोशन करें। प्रधान सचिव के पद से आपने स्कूल शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी संभाली, अब आप अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और ये सुपर 100 जैसे तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान बढ़ा है, बच्चे जो हैं उनकी संख्या लगातार सरकारी स्कूलों में बढ़ रही है। इस बार भी जो सरकारी स्कूल है उनमें दाखिले बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे कि अब लोग जो हैं वो सरकारी या निजी उसमें उस तरह से तुलना नहीं कर रहे, वो ये देखते हैं कि सरकारी संस्थान में भी अगर अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी शिक्षा वहाँ है तो सरकारी में क्यों न भेजा जाए, मतलब रुझान आप समझते हैं कि बढ़ा है सर? निसंदेह एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस बार 3.5 लाख बच्चे और ज्यादा वृद्धि हुई है सरकारी स्कूलों में। और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।